हैव यू एवर थॉट कि आपको किस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसकी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए? वर्ल्ड में तो भैया बहुत सी कंट्रीज़ हैं। कोई कहता है यार इंडिया में क्यों पैसा लगाऊं, मैं क्यों ना मैं अमेरिका में लगा लूं, क्यों ना मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में लगाऊं, क्यों ना मैं ताइवान में लगा लूं, क्यों ना मैं यूक्रेन में लगा लूं। खैर एनीवेज, दुनिया में तो बहुत सारी कंट्री हैं, तो हम साला इंडिया की ही क्यों इकोनॉमी की बात करते हैं? खाली हम यही क्यों बात करते हैं कि भाई सेंसेक्स में पैसे लगा दो या इक्विटी म्यूचुअल फंड जो इंडिया वाले उनमें लगा दो। कुछ कुछ लोग यूएस की बात कर लेते हैं, चीन की बात करने वाला मेरे को तो कोई मिला नहीं, और इतने सारी कंट्रीज़ की कोई बात करने को मिला नहीं। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? देखिए, वर्ल्ड में आपको पैसा लगाना कहाँ चाहिए ये डिपेंड करता है वर्ल्ड की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पे, वर्ल्ड की सिक्योरिटी पे, वर्ल्ड की पॉलिटिकल सिचुएशन पे, और किस किस तरह का कहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब हम लोग इन चीज़ों को ना, इन सारे फैक्टर्स को मोटे तौर से फंडामेंटल्स कहते हैं, तो इस वाली क्लास को हम कहेंगे फंडामेंटल्स की क्लास, कि भैया इन्वेस्टिंग करनी कहाँ पे चाहिए। अब जब मैं ये कहता हूँ भैया इंडिया में इन्वेस्ट करो, तो पहली मैं चीज़ देखता हूँ कि क्या इंडिया एक सेफ कंट्री है। क्या ऐसा तो नहीं है कि भैया इसको कोई भी ऐरा गैरा नत्थू आके इंडिया पे अटैक कर देगा और भारत की बैंड बजा देगा। तो आज भारत के पास एटम बम है, बहुत बड़ी आर्मी है, ठीक ठाक सी जीडीपी है, बहुत बहुत सारे यंग लोग हैं, तो और इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया पे कोई भी आके अटैक करके इंडिया को ख़त्म करके चला जाएगा। तो सिक्योरिटी का उतना बड़ा इशू नहीं है। सिमिलरली एक चाइना कंट्री है, चाइना की का कोई कुछ नहीं कर सकता भैया। वर्ल्ड में उस एंगल से, जियो पॉलिटिकल टेंशन के एंगल से चाइना सेफ है। ऐसे ही अमेरिका हो गया, ऐसे ही और कुछ कंट्रीज़ हो गए जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली आप फिनलैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते भैया। फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुश कंट्री, हैप्पी कंट्री माना जाता है, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करोगे? वहाँ पे तो हमेशा रूस का खतरा रहेगा, रूस कभी अटैक कर दे यूक्रेन की तरह। आप ताइवान में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, करते हैं लोग थोड़ा बहुत पोर्शन, लेकिन सारा पैसा ताइवान पे बहुत बड़ी बेट आप नहीं लगा सकते, क्योंकि चीन पता नहीं कब वहाँ पे पंगा कर दे। आप जो है सऊदी अरब में और बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे इन्वेस्ट करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। तो नेशनल सिक्योरिटी दोस्तों पहला फंडामेंटल फैक्टर होता है जिसके आधार पे आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा। तो आप इंडिया में, चीन में और अमेरिका में, इन कंट्रीज़ को आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से। तो ये फंडामेंटल्स की पहली बात होती है। सिक्योरिटी के अलावा दोस्तों दूसरी बात होती है जीडीपी की ग्रोथ रेट की। वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है? भैया जो ग्रो कर रहा है कैपिटल वहीं तो लगाओ कि कैपिटल भी वहीं ग्रो करेगी। तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है वर्ल्ड का। चीन भी काफ़ी लंबे टाइम तक रहा है और अभी भी वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यूएस भी ग्रो कर रहा है। तो ये तीनों कंट्री इस पैमाने पे भी खरे उतरते हैं सिक्योरिटी के बाद में कि ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है यानी कि प्रोडक्शन कंजप्शन दोनों बढ़ रहा है, तो आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर दोस्तों क्या होता है? पॉपुलेशन किस तरह की, डेमोग्राफी कैसी है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ये दोनों चीज़ें। तो खैर दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, तीसरा और चौथा मान के चलेंगे। तीसरा फैक्टर चलो हम पॉलिटिक्स को ले लेते हैं कि जैसे आप चाइना को देखो, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। यूएस के अंदर एक तरह से डेमोक्रेसी है, दो पार्टी वाला सिस्टम है। वहाँ पे इंडिया में मल्टी पार्टी वाली डेमोक्रेसी, बहुत बढ़िया डेमोक्रेसी है। तीनों कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा थोड़ा अलग है, तो लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वहाँ की पॉलिटिक्स डिसीजंस जो ले रही है इकोनॉमिक, वो अच्छे हैं। चाहे वो चाइना के हों, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे यूएस के, उनकी पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं है जो अपने देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दे, अपने लोगों को परेशान रखे और जो है नेगेटिवली मोटिवेटेड हो, उस तरह की नहीं है। अफ़गानिस्तान या तालिबानी टाइप की नहीं है कि जिनका मकसद ही आतंक फैलाना हो या उस तरह का हो। तो पॉलिटिक्स उनकी कुल मिला के ठीक है तीनों कंट्रीज़ की। अब है दोस्तों डेमोग्राफी। जैसे जापान है, जापान एक कंट्री है जो कि जिसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है 90s में, 80s में, 70s में, 60s में, लेकिन उसके बाद से ग्रो नहीं करा है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन एज्ड हो चुकी है। वहाँ पे लोग जो है वो बूढ़े हैं, अब वो ना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ना वो कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो जापान में 2012 के बाद ग्रोथ ही नहीं हुई। लेकिन इंडिया में बड़ी यंग पॉपुलेशन है, 28 साल की हमारी मीडियन एज है। यानी हमारी पॉपुलेशन को अगर हम एक लाइन में बढ़ते क्रम में डालें तो मीडियन एज हमारी 28 साल की है। मैथमेटिक्स वालों को पता चलता है कि मीडियन का क्या मतलब होता है। तो बहुत ही यंग पॉपुलेशन हमारी। अभी एस्पिरेशनल लोग हैं, ये लोग एनर्जेटिक लोग हैं, प्रोड्यूस भी करेंगे, कंज्यूम भी करेंगे, जॉब भी करेंगे, दूसरे कंट्रीज़ में भी जाएंगे, वहाँ से पैसा भी कमा के लाएंगे, बिजनेसेस भी करेंगे, एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे, देश की सुरक्षा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे भैया, नए नए सोल्यूशंस भी लेके आएंगे। तो कहने का मतलब है कि भारत इस वजह से ग्रो कर रहा है क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन है। यूएस भी ग्रो कर रहा है, चाइना भी ग्रो कर रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा टैक्स कलेक्शन होता है, कैपिटल मार्केट्स की हिस्ट्री होती है कि भैया कैपिटल मार्केट्स कितनी ट्रांसपेरेंसी कैसी होती है हमारी, और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हमारे कैसे हैं। तो बड़े सारे ये फंडामेंटल्स होते हैं दोस्तों हमारे। इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन कैसी है वहाँ पे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैसे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है वहाँ पे, इक्वलिटी इनइक्वलिटी, आर्थिक असमानता तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बड़ी सारी नेचुरल रिसोर्सेज की क्या स्थिति है, ये सारे फंडामेंटल होते हैं। अब आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, वहाँ पे भैया नेचुरल रिसोर्सेज ही बढ़िया हैं उनके पास, तो वही बेच के काम चला लेंगे। अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं, जो खाड़ी देश कहते हैं जिनको, उन सब के अंदर क्या है, कच्चा तेल है, पेट्रोल है। यूएस के अंदर भी वही वाली स्थिति, यूएस कह रहा सॉरी, रशिया के अंदर भी ऐसा ही है, वहाँ पे नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है वहाँ पे। तो उनके पास तो नेचुरल रिसोर्सेज भी बड़े मैटर करते हैं। इंडिया के पास सी है, ओशंस है हमारे पास में, हमारे पास पहाड़ हैं। अभी हाल ही में JNK जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। तो कुल मिला के नेचुरल रिसोर्स भी एक फंडामेंटल में आते हैं। तो फंडामेंटल में क्या हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, डेमोग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, कैपिटल मार्केट्स की हिस्ट्री होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कंट्री के हिसाब से कि आपको किस कंट्री में पैसा लगाना चाहिए। अब कंट्री के बाद अगर मान लीजिए आप सोचते हो भाई कंट्री तो ठीक है, लेकिन कंट्री में किस सेक्टर में पैसा लगाऊं, तो आपको सेक्टर्स के फंडामेंटल देखने पड़ेंगे कि वो सेक्टर कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट को डिसरप्शन तो नहीं हो जाएगा, प्रोडक्ट्स की डिमांड आने वाले टाइम में कैसी रहेगी, उस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, उस सेक्टर के अंदर और कोई खतरा रेगुलेटरी कोई सरकार की तरफ से कोई खतरा तो नहीं है, कोई टेक्नोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाने वाली। तो सेक्टर में इस तरीके से आप फंडामेंटल्स को देखते हैं। अगर आप सेक्टर में भी आप सोचो यार मैं तो एक ही स्टॉक लूँगा, स्टॉक पिकर बनूंगा, एक ही कंपनी लेने वाला हूँ, तो फिर आपको स्टॉक के फंडामेंटल देखने पड़ेंगे, उस बिजनेस के फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। उसमें क्या आता है, उसमें सबसे पहले आती है मैनेजमेंट, कंपनी का मालिक कौन है, बोर्ड कैसा है, उनकी क्या रेपुटेशन है, इंटीग्रिटी कैसी है, पैशन कैसा है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। मैनेजमेंट के बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स आते हैं, भी क्या मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूट क्या करा, उसके बाद दिखाने के लिए क्या है, जैसे हम कहते हैं ना मार्कशीट पर दिखाओ भाई अपनी जो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो किस तरह की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसी है, आपका डेट लेवल कैसा है, आपकी एग्जीक्यूशन स्किल्स कैसी हैं। तो वो अपने अपने डाटा दिखाते हैं, देखो पिछले 10 सालों में हमारी ग्रोथ इस तरह से रही है, वो फाइनेंशियल। फिर बिजनेस एनालिसिस भी करना पड़ता है, भाई वो जो कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेच रही है उस प्रोडक्ट का क्या स्कोप है, वो भी देखना पड़ता है। कंपटीशन भी देखना पड़ रहा है, अभी ये कंपनी अपने कंपटीशन के मुकाबले दूसरों से क्या अच्छा कर रही है, किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है। डिसरप्शन भी देखना पड़ता है, अभी कंपनी किसी तरह से कोई टेक्नोलॉजी आके उसके बिजनेस को ही ना ख़राब कर दे, बिजनेस मॉडल को ही तो ना ख़राब कर दे। तो ये सब चीज़ें स्टॉक में दोस्तों रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। तो मैं तो खैर स्टॉक पिकिंग के लेवल तक नहीं आया और मुझे लगता भी नहीं है कि उसकी ज़रूरत है, लेकिन हाँ आप सेक्टोरल बेट्स आप ले सकते हैं। सेक्टर के फंडामेंटल समझने, उन पे काम करना आसान होता है, स्टॉक के फंडामेंटल समझने और उन पे काम करना दोनों मुश्किल होता है। और वैल्यूएशन वाला पार्ट तो बड़ा मुश्किल है कि किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस को वैल्यू कैसे करें। सेक्टर में वैल्यूएशन भी आसान है, फंडामेंटल समझने भी आसान होते हैं, और कंट्री में तो भैया और भी आसान होता है। तो कंट्री के बाद हम लोग सेक्टर पे तो आ चुके हैं, स्टॉक पे तो मेरे को लगता नहीं है जाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी कि भाई हम किसी कंट्री में इन्वेस्ट क्यों करें, वर्ल्ड में हर जगह क्यों नहीं हम इन्वेस्ट कर सकते। अगर हम किसी कंट्री में भी कर रहे हैं तो क्या सोच के कर रहे हैं, उस कंट्री में अगर हम किसी सेक्टर में कर रहे हैं तो हम क्या सोच के कर रहे हैं, किसी हम स्टॉक में कर रहे हैं तो हम क्या सोच के कर रहे हैं। ये थी दोस्तों फंडामेंटल्स की क्लास।